प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे जीवन की प्रक्रियाएं। जो अध्याय चल रहा था उसमें वाष्पोत्सर्जन की। देखिए, वाष्पोत्सर्जन होता क्या है, पहले इसकी परिभाषा समझ लें। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, इसकी परिभाषा क्या है वाष्पोत्सर्जन की, तो लिख सकते हैं कि पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होना या उत्सर्जित होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो ये जो इसकी होगी परिभाषा कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, कि पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगर हम वाष्पोत्सर्जन के प्रकार की बात करें कि वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार से होता है, पौधों में किस किस भाग से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, तो इस आधार पर वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। एक पहला होता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ये जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है, इसके द्वारा अगर हम लोग बात करें तो इसके द्वारा कुल 90% जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है उसका 90% जो अंश होता है, वो 90% अंश जो है उसका वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है। तो 90% जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया रंध्र के द्वारा होता है, जिसे हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस चीज को भी डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, अभी केवल इसके प्रकार समझ लेते हैं। दूसरा होता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। ये उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन जो होता है, इससे लगभग 3 से 9% जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है ये उपत्वचा के द्वारा होती है। उपत्वचा होता क्या है, पहले अगर इसको समझने की बात करें तो उपत्वचा जैसे पत्ती है, मान लेते हैं ये पत्ती है, ये पत्ती की एक एपिडर्मिस है। इस पत्ती की जो एपिडर्मिस यहाँ पर भाग है, इस एपिडर्मिस वाले भाग पर एक आवरण पाया जाता है। इस पत्ती के एपिडर्मिस भाग पर एक पतला सा आवरण पाया जाता है, जिसे हम लोग क्यूटिकल कहते हैं या उपत्वचा कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो उपत्वचा होता है एक्चुअल में इसका जो मेन रोल होता है ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करता है। लेकिन किसी किसी पौधों में पतली होती है, पतली भित्ति वाली होती है, जिससे कुछ मात्रा में वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। तो ये तीसरा यहां पर होता है, यहां पर वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। इसके थ्रू जो है 0.1% जो है वाष्पोत्सर्जन होता है। एक्चुअली में वातरंध्र होता क्या है ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। देखिए, वातरंध्र क्या है, काष्ठीय पौधे जो छाल होती है, काष्ठीय पौधों की छाल फटकर वातरंध्र बनाती है। तो ये समझ में आ गया कि वातरंध्र कहां पर पाया जाता है, काष्ठीय पौधों की जो छाल होती है वो फट जाती है, और जो फटा रहता है उसे हम वातरंध्र कहते हैं। उस वातरंध्र के द्वारा भी कुछ मात्रा में जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इसमें ये जो 2 है, उपत्वचीय और वातरंध्रीय, ये बहुत ही रेयर होता है, किसी में नहीं भी होता है, कुछ पौधों में कुछ में होता है। लेकिन अगर हम बात करें इस रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की, तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो सभी पौधों में होती है। कैसे होती है इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले हम हाइड डाल देते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन,
रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जानने से पहले, इसको पढ़ने से पहले ये आवश्यक होता है जानना कि रंध्र क्या है, रंध्र किसे कहते हैं। ये जैसे मान लीजिए हमने हेडिंग दिया रंध्र, अब ये दिमाग में कि रंध्र होता क्या है, कि आखिर रंध्र क्या है। तो रंध्र जो होता है एक छिद्र होता है। ये जो पत्ती के बाह्य त्वचा होती है यानी बाहरी भाग होती है, उस बाहरी भाग पर एक छिद्र पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं। एक्चुअली जो रंध्र होता है, ये रंध्र एक द्वार कोशिकाओं से घिरा हुआ होता है। रंध्र किससे घिरा होता है? द्वार कोशिकाओं से घिरा होता है, द्वार कोशिकाओं से घिरा होता है। अब यहां पर भी एक कंफ्यूजन आ जाता है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मेनली जो पढ़ा जाता है, अगर हाई स्कूल की बात करें, चूंकि हाई स्कूल का चल रहा है, तो क्लास 10th की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर बस एक चीज बता दिया जाता है कि जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वे वृक्क की आकृति की, या कह सकते हैं कि सेम के बीच की आकृति की पाई जाती है। दो द्वार कोशिकाओं से घिरा हुआ क्षेत्र रंध्र होता है। बट अगर हम थोड़ा सा और इसको आगे चलें तो यहां पर अगर हम पौधे देखें तो पौधे को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को। एक बीजपत्री होता है और दूसरा द्विबीजपत्री होता है। यहां पर ध्यान देंगे कि एक बीजपत्री होता है तो ये दो द्वार कोशिका होती है, ये दो द्वार कोशिकाएं होती हैं, ये अलग अलग आकृति की होती है। अगर एक बीजपत्री की बात करें, एक बीज पत्री की बात करें तो यह जो है डंबल की आकृति का होता है। ध्यान रखिए डंबल शेप का होता है, डंबल आकृति का होता है। डंबल मतलब इसे देखे होंगे ये डंबल शेप का होता है। लेकिन अगर हम द्विबीजपत्री में जाएं, द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उसमें यह जो है वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार। और कितने होते हैं? दो। ये भी दो होता है, यहां पर भी दो होते हैं। द्वार कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? दो होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो एक ये एक ऐसे इधर भी एक और रहेगा, ये यहां पर क्या होता है? वृत्ताकार आकृति का होता है। इस चीज को यहां पर बना लेते हैं ये, या इसको हम सेल के बीच की आकृति का भी कह सकते हैं। ये हो गया। तो ये क्या देख रहे हैं कि सेल के बीच की आकृति का, या कह सकते हैं वृक्क की आकृति की संरचना होती है जो द्विबीजपत्री होते हैं। ये जो एक्चुअल में होते क्या है, दोनों क्या है? ये दोनों है द्वार कोशिका, ये है द्वार कोशिका। अब इसमें रंध्र कहां है? तो रंध्र ये छिद्र है, देख रहे हैं, इसको रंध्र कहते हैं, इसी को कहते हैं रंध्र। ये छिद्र है यहां पर। तो ये छिद्र जो होता है, छिद्र क्या है? छिद्र से घिरा ये छिद्र, ये रंध्र से जो द्वार कोशिका, उस द्वार कोशिका से घिरा एक छिद्र होता है जिसे हम लोग रंध्र के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में स्टोमेटा के नाम से जानते हैं, इसको स्टोमेटा भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये रंध्र होता है। तो दो द्वार कोशिकाओं से घिरा एक छिद्र होता है जिसे हम लोग रंध्र के नाम से जानते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा अलग से फिगर बना करके इसको समझें, एक द्वार कोशिका बना लेते हैं, ये हो गया। ये हमने बना लिया यहां पर द्वार कोशिका है और बीच में छिद्र है, ये रंध्र है। ये एक और इसके ऊपर पाया जाता है, सब्सिडरी सेल्स पाए जाते हैं। ये सब्सिडरी सेल्स यहां पर जो है पाया जाता है। इसमें भी केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक युक्त होती है। इसको हम सहायक कोशिका कहते हैं, नाम लिख देते हैं सहायक कोशिका। ये जो होता है इसको कहते हैं द्वार कोशिका, द्वार कोशिका। इस द्वार कोशिकाओं में एक बार से केंद्रक भी पाया जाता है। क्या है? केंद्रक भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें हरित लवण
पाया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो हरित लवक होता है, ये हरित लवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, ठीक है। इसमें हरित लवक पाया जा रहा है, लेकिन ये हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेता है। इस हरित लवक में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम फास्फोरिलेज है, फास्फोरिलेज है। असल में जो ये रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया है, उसमें फास्फोरिलेज एंजाइम जो होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये जो पार्ट है इसी को कहते हैं हम लोग, छिद्र है, इसी को कहते हैं रंध्र। अब देखिए इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है, इस चीज को समझ लेंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर जो रंध्र बना है ये जो ओपन है, रंध्र खुला हुआ है, यानी यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन होगा। लेकिन ये प्रक्रिया कब होगी? दिन के समय। रात के समय में क्या होता है, कुछ पौधों को छोड़ करके, जैसे कैंप प्लांट को छोड़ करके, रात में क्या होता है कि रात में या जो है रंध्र बंद हो जाता है, छिद्र बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, कैसे बंद हो जाता है, क्यों ऐसी ओपनिंग होती है? अगर हम इसे क्लोज बना दें यहां पर फिगर, जैसे ये बना दें, ये मान लेते द्वार कोशिका है, ये केंद्रक है, सेवल संरचना। अभी यहां पर देखिए क्या है कि रंध्र जो है वो बंद है, रंध्र क्या है? बंद है। लेकिन यहां पर रंध्र ओपन हो गया है। एक्चुअल में ये ऐसे ही क्यों मुड़ा? जब मान लेते इसमें जल भरा जाएगा किसी भी चीज में, अगर वो मान लेते बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, थैला है, तो उसमें अगर जल भरा जाएगा तो वो ऐसा खुलना चाहिए, गोल सा खुलना चाहिए। लेकिन वो इस आकृति में क्यों खोल रहा है, इस चीज को हम समझेंगे। एक्चुअली में होता क्या है कि जो इसकी भीतरी दीवार होती है ये मोटी होती है, इसकी जो इनर वॉल होती है वो मोटी होती है। इनर वॉल है, भीतरी दीवार ये कैसी है? ये मोटी होती है। जबकि इसकी जो बाहरी भित्ति होती है वो पतली होती है। अगर मान लो कहीं बैलून देखेंगे, बैलून में अगर कहीं पर कुछ मान लो रबर जो होता है वो वहां पर थोड़ा सा थिक हो जाता है तो बैलून उसी साइड मुड़ जाता है। तो मेन सेम वही प्रोसेस यहां पर भी होता है, ये थिक होता है, मोटा होता है, तो आसानी से ये जो नहीं ओपन होता। तो इसलिए यहां पर जब भरना शुरू होता है तो ये फूलने लगता है, ये फूलने लगता है, बाहर की ओर खुला होता है और अंदर की ओर यहाँ पर इस आकृति की समस्या बनती है और रंध्र निश्चित यहाँ पर खुल जाता है। कैसे खुलता है ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कैसे खुलता है, इसकी बात किया जाए उस चीज को भी देख लेते हैं कि कैसे आखिर ये खुलता है पूरे प्रोसेस को। तो यहां पर तो समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया होगी। यानी देख क्या रहा है कि यहां पर दो द्वार कोशिकाएं हैं, ये दोनों जो द्वार कोशिका है, ये दोनों द्वार कोशिकाओं से घिरा क्षेत्र जिसे हम रंध्र कहते हैं। इस द्वार कोशिका में केंद्रक भी पाया जा रहा है और हरित लवक भी पाया जाता है। अभी ये भी कह सकते हैं कि सर अगर ये फूलने लगे, इसमें जब भरने लगे तो फट भी तो सकता है। एक्चुअली फटता क्यों नहीं तो उसको भी जान लीजिए, इस पर एक तंतु भी पाया जाता है, एक थोड़ा सा जो है यहाँ पर प्रोटीन का बना हुआ एक तंतु पाया जाता है। इस तंतु के कारण क्या होता है, इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, इसके कारण ये फटता नहीं है। तो फटने से रोकने के लिए इसमें तंतु पाया जाता है। अभी इसमें फास्फोरिलेज एंजाइम की भूमिका क्या होती है और ये कब खुलता है इसकी बात करें। एक्चुअल में होता है कि रात्र में जो प्रक्रिया होती है, रात्र में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में हो जाती है तो रात्रि की प्रक्रिया में जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। भोजन जो है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। लेकिन जब प्रातः काल होता है तो प्रातः काल में प्रकाश की उपस्थिति में वो जो स्टार्च रहता है वो इसी फास्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, इसी फास्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में जब पीएच मान 7 हो जाता है तब उस समय जो स्टार्च होता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और वो शुगर की मात्रा यहाँ बढ़ती है। जैसे जैसे विलयन की मात्रा यहाँ पर बढ़ने शुरू हो जाती है, अब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जल के अणुओं का गमन होता है, परासरण होता है और ये जल यहाँ पहुंच करके फूल जाता है। यानी कैसे कह सकते हैं इसको थोड़ा सा अगर हम समझाना चाहें कुछ दूसरे टाइप से तो उसको भी इस चीज को यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर कैसे ये प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, यहाँ पर जो नाम दिया गया स्टार्च शुगर कन्वर्जन थ्योरी, हिंदी में इसको कह सकते हैं कि मंड शर्करा
परिवर्तन मत। तो यहां पर मंड शर्करा परिवर्तन मत को यहां पर देखेंगे। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि ये जो मंड शर्करा परिवर्तन मत है इसको किसने प्रस्तुत किया। तो असल में इसको प्रस्तुत किया सेरे ने प्रस्तुत किया था। ये जो मत है इस मत को सेरे ने दिया था। इसमें एक और प्रक्रिया आती है एक्टिव के पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, सक्रिय के यानी सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण मत, इसको लेविट ने दिया था। हालांकि दिया था फ्यूजिनो ने, लेकिन तो संशोधित लेविट ने किया था, इसलिए लेविट का ही जानते हैं, लेविट को ही माना जाता है। तो वो भी प्रक्रिया, लेकिन वहां पर उतना डिटेल आप लोग को नहीं जानना है, केवल 10th के देखना है। तो इसका मत का प्रतिपादन है वो सेरे ने किया था। इन्होंने क्या किया, कहा कि जो फास्फोरिलेज एंजाइम होता है, इस फास्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में जब जो मंड होता है, मंड यानी स्टार्च जिसको कहते हैं, इंग्लिश में स्टार्च कहा जाता है। अक्सर बच्चे स्टार्च का नाम सुने रहते हैं। जब दिन के समय में प्रातः काल होता है तो उस समय जब इसका पीएच मान 7 हो जाता है यानी अधिक हो जाता है, किस एंजाइम की उपस्थिति में, फास्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो जब ये pH 7 पर आता है तो ये मंड जो होता है शर्करा में परिवर्तित हो जाती है, शर्करा में परिवर्तित हो जाती है। अब सपोज करिए जब वहां पर मीठा शर्करा घोल होने लगा तो इसका मतलब वहां पर जो बिलियन है वो बिलियन गाढ़ा होने लगा, सांद्र सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी अब यहाँ पर क्या होगा कि जो द्वार कोशिका, उस द्वार कोशिका का जो बिलियन है वो सांद्र हो जाएगा। तो आसपास के जो यहाँ पर वो कम सांद्र होगा, यानी यहां पर हम लिख देते हैं यहां पर कम सांद्र बिलियन, कम सांद्र बिलियन। जबकि इसमें क्या है, जो स्टार्च था वो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो गया है, तो ये यहां पर अधिक सांद्र हो गया, अधिक सांद्र। अभी जैसे इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताए थे कि परासरण की परिभाषा बताए थे कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जल के अणुओं का गमन करना ही परासरण कहलाता है। तो अब ये यहां से जो जल है, जो इसमें जल भरा है, क्योंकि इसमें पीएच मान इसका अधिक है, फास्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में यह प्रक्रिया हुई है, तो अब ये अधिक सांद्र होने का जल की मात्रा इसमें अधिक आने लगेगी। और ये जल यहां से निकल करके जो सब्सिडरी सेल्स है, जिसे हम सहायक कोशिका कहते हैं, उस सहायक कोशिकाओं से इस द्वार कोशिकाओं में भरना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे इसके में भरना शुरू होगा, ये द्वार कोशिका की जो स्फीति दाब है वो बढ़ जाएगा। जो द्वार कोशिका का स्फीति दाब है, यानी द्वार कोशिका अपने स्फीति दशा में आ जाएंगी, स्फीति दशा में। अब फिर एक दिमाग में बच्चों क्या है, सर ये स्फीति दाब क्या होता है, स्फीति क्या होता है? स्फीति का मतलब होता है तनना, किसी भी चीज का तन जाना। तो ये क्या होता है कि अब तनने लगेगा, क्योंकि इसमें जल जब भरेंगे, जब बैलून में जल भरोगे तो फूलेगा, ये फूलना शुरू होगा, फूलते फूलते इस मॉडल में फूलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी भीतरी जो वाल है वो कैसी है, मोटी है। तो इस तरह से एक छिद्र यहाँ पर ओपन हो जाएगा और ये रंध्र खुल जाएगा। फिर रात के समय क्या होगा कि पीएच मान जब कम हो जाता है, पीएच 5 पर आ जाता है, उस समय शर्करा मंड में परिवर्तित होने लगती है। और इस प्रकार जो विलयन था, जो सांद्र विलयन था, अत्यधिक सांद्र विलयन था, अब वो सांद्रता वहां पर कम हो गई और इस प्रकार से जो छिद्र है वो छिद्र बंद हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर जो है रंध्रों के खुलने और बंद होने में सहायक होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फास्फोरिलेज एंजाइम होता है। इस फास्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में मंड का शर्करा में परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो है शर्करा बनती है। तो इसमें जो है परासर दाब बढ़ता है, परासर दाब पे बढ़ता है तो परासर की क्रिया के द्वारा जो जल है वो जल अंदर की ओर पहुंचता है और जैसे जल अंदर की ओर पहुंचता है कोशिकाएं जो है स्फीति दशा में आ जाती है। स्फीति दशा में आते ही इसकी ओपनिंग हो जाती है। तो इस प्रकार रंध्र जो है खुल जाता है और रात के समय रंध्र बंद हो जाता है जब पीएच 5 पर आ जाता है और शर्करा जब मंड में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया इस क्षेत्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन हो जाता है और पौधे के जो अतिरिक्त जल है वो जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यह पूरी प्रक्रिया जो थी ये था वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। अब बात करते हैं कि इस वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है या इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, इस चीज को भी यहां पर समझेंगे। सबसे पहले इसका महत्व देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन का महत्व।
वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही, मैंने पहले बताया था कि जब जल का अवशोषण पढ़ा रहे थे तो उसे बताए थे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ही जल और खनिज लवण का ऊपर की ओर परिवहन हो सकता है, यानी कह सकते हैं अवशोषण हो सकता है। तो ये पहला इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है, जल एवं खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण के परिवहन में पहला इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा क्या है इसका इंपॉर्टेंट रोल? जो जल की अतिरिक्त मात्रा है, जो अवशोषित जल है मृदा के से जो पौधे अवशोषित किए हैं, उस अवशोषित जल को शरीर से बाहर निकालना, यानी अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर निकालना। शरीर मतलब पादप शरीर से बाहर निकालना या उत्सर्जित करना भी कह सकते हैं। इसके अलावा क्या करता है? जो पौधे होते हैं उस पौधे में तापमान का नियंत्रण भी करता है, तापक्रम का नियंत्रण करता है, तापक्रम का नियंत्रण करता है। तो ये यहां पर जो पूरी प्रक्रिया यहां पर होती है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। तो ये यहां पर जो वाष्पोत्सर्जन के महत्व, अब बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, क्योंकि हाई स्कूल लेवल में बहुत ज्यादा इसमें नहीं लिखना है, तो यहां पर थोड़ा सा वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है? देखिएगा क्लास 10 के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, चूंकि तो क्लास 10 में बहुत ज्यादा लिखना, तो 2-3 पॉइंट इसमें लिख दिया जाता है, बोर्ड में नंबर अच्छे आ जाते हैं। जैसे पहला कारक इसका होता है प्रभावित करने वाले कारक, वायु की गति। अब मान लेते तीव्र वायु चल रहा है, तो तीव्र वायु चलेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी, मंद वायु में वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो वायु की गति होती है ये इसको प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या कारक है इसमें? वायु की आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता। अब मान लेते हैं आर्द्रता अधिक है तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, आर्द्रता कम है तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। आर्द्रता का मतलब होता है नमी, वायुमंडल में नमी क्या है उस चीज को हम लोग आर्द्रता से डिनोट करते हैं, ये भी इसके द्वारा भी हो सकता है। प्रकाश की तीव्रता, जो प्रकाश, उस प्रकाश की तीव्रता के द्वारा भी जो है प्रकाश अधिक, मान लेते हैं उच्च प्रकाश है, प्रकाश बहुत तीव्र है। जैसे दिन के समय में अगर देखें गर्मियों में, तो गर्मियों में दिन के समय पौधे मुरझाने लगते हैं, जो है दोपहर में, शाम को फिर वो अपने पुनः अवस्था में आ जाते हैं। एक्चुअल में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, तो प्रकाश की दर। इसके अलावा एक और पॉइंट इसमें होता है कि जो पत्ती पर रंध्र की उपस्थिति, पत्तियों पर रंध्र की उपस्थिति, पत्ती पर रंध्र की क्या पोजीशन, कितनी संख्या में उपस्थित है और उसकी स्थिति कैसी है, वो चीज वहां पर निर्भर करती है, जिसके कारण जो वाष्पोत्सर्जन की दर प्रभावित होती है। तो ये यहां से वाष्पोत्सर्जन की दर प्रभावित करने वाले कारक हैं। सब कुछ मिला जुला के पढ़ लिया, लेकिन एक चीज अभी छूट रहा है कि वो है वाष्पोत्सर्जन को किस यंत्र से मापा जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई पूछ लेता है कि सर वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र का नाम क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र का नाम है पोटोमीटर। इसको नोट कर लेंगे अपना, पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जाता है। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जाता है। तो ये जो पूरा टॉपिक था, ये था आज का वाष्पोत्सर्जन, किस प्रकार से पौधों के वायु भागों से
जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर कितनी मात्रा में वाष्पोत्सर्जन करते हैं पौधे, कितनी मात्रा में जो अवशोषित जल है उससे कितना प्रतिशत भाग जो वाष्पोत्सर्जित करते हैं, तो 99% जो वाटर होता है, जो अवशोषित जल है वो 99% वाष्पोत्सर्जित होता है और मात्र जो 1% शेष बचता है उसी 1% के द्वारा वो अपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। फिर एक क्वेश्चन कि क्या सर ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पौधों में एक्चुअल में होती है कि नहीं होती है, क्या वाष्पोत्सर्जन के लिए रंध्र है? बिल्कुल नहीं है। अब यहां से फिर एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि सर वाष्पोत्सर्जन पढ़ा डाले, बता रहे कि वाष्पोत्सर्जन के लिए ऐसे रंध्र होता है, रंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। कह रहे कि जो रंध्र है या जो द्वार कोशिकाएं इसका वाष्पोत्सर्जन से कोई लेना देना नहीं है। फिर केस ने बता दिया एक्चुअल में होता क्या है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए नहीं होती है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है। लेकिन जब रंध्र खुलता है, प्रकाश यानी कि रंध्र जो खुल जाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए रंध्र खुलता है, लेकिन उसी समय पीछे बैठा हुआ जो जल है वाष्प के रूप में वो वहां से उत्सर्जित हो जाता है, तो हम उसकी प्रक्रिया में जोड़ देते हैं, क्या कहते हैं वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। और वाष्पोत्सर्जन किससे हो रहा है? इसके द्वारा। लेकिन एक्चुअल में ये क्या हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन यानी इसके पीछे जो जल वाष्प के रूप में स्थित है वो वहां से उड़ जाता है और वो वहां पे वाष्पोत्सर्जन होता है। इसीलिए क्या वाष्पोत्सर्जन, ये भी सर 99% वाष्पोत्सर्जन हो जाता तो क्या आवश्यकता है इतने जल लेने की? वाष्पोत्सर्जन कम हो, प्रकाश संश्लेषण अधिक हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा भी जो रहता है, इसकी बात जो है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम हो तो इससे क्या होगा कि जल है या जो मिनरल्स है वो ऊपर की ओर चढ़ना संभव नहीं होता, इसीलिए वहां पर ये प्रक्रिया चलती है। इसीलिए एक साइंटिस्ट थे कर्टिस, कर्टिस एक अच्छे वैज्ञानिक थे कर्टिस। अगर हम कर्टिस के अनुसार पढ़ें तो कर्टिस ने क्या कहा था कि वाष्पोत्सर्जन, बहुत ही अच्छा शब्द उन्होंने कहा था, वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक दुर्गुण है, एक आवश्यक दुर्गुण है। मतलब कि आवश्यक भी है और दुर्गुण भी है। क्यों? क्योंकि जो पौधा जल को अवशोषित कर रहा है उसका 99% तो ये वाष्पोत्सर्जन कर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी दुर्गुण है। लेकिन आवश्यक भी है, मिनरल्स और जल को ऊपर तक ले जाने के लिए आवश्यक भी है। इसीलिए कर्टिस के अनुसार वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक दुर्गुण होता है। ट्रांसपीरेशन इज ए नेसेसरी एविल, ट्रांसपीरेशन इज ए नेसेसरी एविल। तो ये यहाँ पर कर्टिस ने शब्द कहा था, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इंटरव्यू इसको पढ़ेंगे आप लोग। तो ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया थी जिसके द्वारा जो पौधे होते हैं, पौधों में अतिरिक्त जो जल होता है उस जल का वाष्पोत्सर्जन होता है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।